Good afternoon, student. Now let's continue our lecture with history subject. Lecture chapter number second, that is historiography, Indian tradition. हमने पिछले लेसन में फर्स्ट लेसन में वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ा था, मीन्स यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। उनका हिस्टोग्राफी मीन्स उनकी लिखने की प्रक्रिया क्या थी और कौन कौन से वहाँ पर स्कॉलर्स थे। कुछ स्कॉलर्स के बारे में हमने देखा था इन द फर्स्ट लेसन। नाउ इन दिस लेसन वी टॉकिंग अबाउट द इंडियन ट्रेडिशंस. Now let's see, 2 point is given. First point is tradition of Indian historiography and second point is Indian historiography various ideological framework. Means ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी मीन्स भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, और इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क मीन्स भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न सैद्धांतिक प्रणाली, उनकी क्या टेक्निक्स है वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. नाउ 2.1 ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी. वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी इन द लास्ट लेसन. जैसे कि मैंने बताया, हमने फर्स्ट लेसन में वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ा है, मीन्स इतिहास लेखन की प्रक्रिया के बारे में हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा. इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी, और इस लेसन में हम इंडियन हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ हिस्टोग्राफी इन द एनिशियंट पीरियड मीन्स प्राचीन काल का इतिहास लेखन कैसा था वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे. इन द एनिशियंट पीरियड इन इंडिया मेमोराइज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर एंड मैथोलॉजिकल लॉर, ऑल्सो मेमोराइज ऑफ सोशल ट्रेडिशन वेर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स मीन्स मटेरियल. जो प्राचीन भारत में पूर्वज के पराक्रम, मतलब वो लोग कैसे युद्ध करते थे, क्या क्या वो लोग साधन इस्तेमाल करते थे युद्ध करने के लिए, देवी देवताओं की परंपराएं, मतलब वो लोग कैसे भगवान को मानते थे, उनकी पूजा याचना क्या थी, सामाजिक परिवर्तन आदि की मेमोराइज मीन्स स्मृतियाँ, यादगार केवल मौखिक परंपरा द्वारा ही संरक्षित की जाती थी. मतलब ओरली ही हमको सुनाई देता है कि ये ऐसे हम कहानी के थ्रू सुनते, हमारी दादी नानी हमें बताती है कि ये उस समय की बात है, ऐसा था ऐसा था, ऐसे हम कहानी या फिर गीत के रूप में हम उसे ओरली सुनते हैं. नाउ the inscription on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indian had mastered the art of writing as earlier the 3rd millennium before Common Era, or perhaps before that. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. Means हड़प्पा संस्कृति में पाए गए प्राचीन लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि भारत में ये 3 मिलियन बिफोर कॉमन ईरा और उसके पहले भी लिखने की कला थी. मतलब वो लोग भी लिखते थे जब हड़प्पा संस्कृति आई, और उससे पहले के लोग लिखते थे. लेकिन उन्होंने जो लिखा है, जो हमें एग्जीक्यूशन में प्राप्त मिली है साधन, वो साधन की जो लिपि है, अभी तक स्क्रिप्ट जो है जिस भाषा में वो लिखी हुई है, उस लिपि को पढ़ने में हम सफल नहीं हो पाए. ये माना जाता है कि उस समय भी लिखते थे, पर उन्होंने क्या लिखा है वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए. हमारे जो हिस्टोरियंस थे और जो भी स्कॉलर्स थे, वो लोग उसको पढ़ने में उनको सफलता नहीं मिली. नाउ द अर्लीस्ट known
written document of historical nature found in India are in the form of script. They are dated to the 3rd century before Common Era, that is Emperor Ashoka Maurya's time. He, his edicts are inscribed on natural books and stones pillar. मीन्स भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य उकेरो हुए लेखों के रूप में पाया गया है। मतलब कि किसी ताम्रपट पर ऐसे स्क्रैचेस लाकर, उकेरे मीन्स स्क्रैचेस वगैरह लाकर उस पर लिखा हुआ है। जैसे कि स्तंभ पे वो पिलर्स जो होते हैं महल्स वगैरह में, ऐसे पिलर्स पे और ताम्रपट वगैरह पे लिखे हुए फॉर्म में पाया जाता है। इन लेखकों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोका की कालावधि से अर्थात ईसा पूर्व 3री शताब्दी से होता है और सम्राट अशोक के उकेरे हुए प्रस्तरों और पत्थर के स्तंभों पर उकेरे गए हैं। मतलब जो भी उनके लिखा है उन्होंने, वो सारे जैसे मैंने बताया पत्थर के स्तंभ पे ऐसे लिखे हुए पाए गए हैं। फ्रॉम द 1st century Common Era, inscription begin to occur on coins, metal images and sculptures and also on the copper plates. They provide information, historical information. We get to know about the dates of various king dynasties, genealogies, territorials, extended and administration of various empires and kingdoms, and also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective times. Means कॉमन एरा की पहली शताब्दी से ही धातु के सिक्के, मूर्तियाँ और शिल्प, ताम्रपट दैट इज़ कॉपर प्लेट आदि पर उकेरे गए लेख प्राप्त होने लगते हैं। उनके द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। सभी के इन उकेरे हुए लेखों के कारण संबंधित राजा किस समय का राजा था, उसकी वंशावली क्या थी, दैट इज़ जीनियोलॉजीज, राज्य स्तर मतलब उसका कहाँ तक का राज्य था, कहाँ तक की उसकी डायनेसिटी फैली हुई थी, उसकी गतिविधियाँ क्या थी, उसका सोशल ये सोशल ढांचा क्या था उसका, मतलब वो किस तरीके से उसने अपने राज्य को हैंडल करके रखा था, वहाँ का क्लाइमेट क्या था, वहाँ की जलवायु क्या थी, और वहाँ पर अकाल आया किस वजह से वो समाप्त हो गया। ये सारी बातें हमें इन सभी महत्वपूर्ण सोर्सेस के आधार पर हमें मिलती है। नाउ सी दिस पिक्चर, दिस इज़ द वन copper plate, name is सोहगौड़ा ताम्रपट, मीन्स सोहगौड़ा कॉपर प्लेट। इस पे कुछ देखो पिक्चर के थ्रू बताया गया है। यहाँ कुछ पिक्चर बने हुए हैं और नीचे कुछ वर्डिंग्स लिखी हुई है, ठीक है। इसके थ्रू बताया गया है कि जब हमें खाना जो है संभाल कर रखना चाहिए और जब अकाल पड़ता है तो वही बचे हुए जो अनाज होते हैं हमें वो हेल्प में आते हैं। नाउ द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहगड़ा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये जो कॉपर प्लेट मिला है वो सोहगड़ा में मिला है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। It is supposed to be from the Maurya period. The inscription on it is in the Brahmani script. जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मणी लैंग्वेज है। The symbol known as the tree in railing and mountain जो यूज़ किया गया है वो ट्री इन रेलिंग मीन्स चबूतरा युक्त जो पेड़ होते हैं वैसा, और माउंटेन मतलब पर्वत, ये वहाँ पर चिन्ह ऐसे बनाए गए हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑल्सो एक्योर ऑन द पंच मार्क कॉइन्स।
another symbols which looks like a structure erected on four pillars is supposed to be indicative of a granary. The inscription record a royal order that the grain is stored in the granary distribute carefully. It is supposed to be suggestive of precaution taken in the time of the famines. Means इस पे लिखा हुआ है कि ये आदेश दिया हुआ है कि अगर हमें जो भंडार गृह है उसे बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए, मतलब उसमें कीड़े वगैरह न लगे, ऐसे उसका केयरफुली उसको ध्यान देना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर अकाल आता है तो ये जो भंडार गृह है उसमें से हमें सावधानी से उसका उपयोग करना चाहिए, ऐसा किसी राजा का आदेश इसमें लिखा हुआ है। नाउ the ancient Indian literature include the epics Ramayana and Mahabharata, Purans, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors and also travelers by foreign travelers and important sources of हिस्ट्री। नौ प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, महाकाव्य, पुराण, जैन और बौद्ध ग्रंथ तथा धर्म ग्रंथ के अतिरिक्त भारतीय ग्रंथकारों द्वारा भी लिखित ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्य और विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। नाउ राइटिंग ऑफ द बायोग्राफिक्स में जो किसी के बारे में लिखता है उसे हम बायोग्राफिक्स कहते हैं, जैसे राजा महाराजों के बारे में। और ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी खुद से जो हम अपनी ही बातें लिखती है, अपने खुद की लिखी हुई आत्मचरित्र, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नाउ राइटिंग ऑफ बायोग्राफिक्स ऑफ हिस्टोरिकल मार्क एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द इंडियन हिस्टोग्राफी। मीन्स भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र और राजवंश का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है। हर्ष चरित्र रिटन इन द 7th century common era by the Banabhatta is King Harsh biography. It portrays a realistic pictures of the social, economic, political, religious and cultural life during the king's time। मतलब ईस्वी सन की शताब्दी में बाणभट्ट कवि द्वारा लिखित हर्ष चरित्र नामक संस्कृति काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ जैसा है। उसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ दिखाई दिया गया है। नाउ हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, मतलब मध्ययुगीन इतिहास लेखन। यू नो मेडिवल पीरियड कब का माना जाता है? शिवाजी महाराज के समय का जो पीरियड होता है उसे हम मेडिवल पीरियड कहते हैं। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतरत्नगिरी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय द Kalhana in the 12th century common era is quite close to the concept of modern historiography. Kalhana himself says that he wrote this text after critically examining various sources like the inscription, coins, remains of an ancient monument, dynastic records and local tradition। मतलब ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। ये ग्रंथ का नाम है जो कि राजतरंगिणी नाम है और इसमें कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है।
इसमें अनेक उकेरे हुए लेखों, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं के अवशेष, राजवंशों के अधिकृत विवरण, अंकन और स्थानीय परंपरा जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक मीन्स बहुत ही क्रिटिकली एग्जामाइन, दैट इज़ द विश्लेषणात्मक, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया गया है। और इस ग्रंथ की रचना की है और ऐसे उल्लेख कल्हण ने इस ग्रंथ में किया है, मतलब राजवंशों के बारे में और प्राचीन वस्तु के जो अवशेष मिले हैं उन सभी के आधार पर उन्होंने उस समय के स्थानीय परंपरा और वहाँ का कैसा रहन सहन, वहाँ के सामाजिक जीवन कैसे थे, ये सारी बातें इस राजतरंगिणी इतिहास में एक बुक में लिखा हुआ है। In the medieval India, the historian in the court of Muslim ruler were influenced by the Arabic and Farsi historiography. Among them, Ziauddin Barhani hold an important place in Tariq Firuz Shahi, a book written by him. He has stated the purpose of historiography. According to him, the historian is not limited only to the recording of the rulers' valor and policies of welfare, but he should also write about the rulers' failing and incorrect policies. Brahmani further says that a historian should also be to consider the impact of teaching of the wise, the learned, and the sant on the cultural life of people. Thus, Brahmani expanded the scope of history. मीन्स मध्ययुगीन भारत में मेडिवल पीरियड में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार रहते थे। उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। नाउ मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बरनी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है। उसके द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही में उसने इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। उसके मतानुसार इतिहास का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का और उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करना ही नहीं होता, अपितु उनके दोष और उनकी जो गलतियां हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन करना चाहिए जो हिस्टोरियन होते हैं। यही नहीं बल्कि संबंधित समय के विद्यमान व्यक्तियों और अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों और संत का सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभाव को भी अध्ययन में रखना चाहिए। बर्नी की इस विचारधारा के कारण इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ है, एक्सपेंडेड हुआ है, मतलब अधिक इम्पोर्टेंस दी गई है। नाउ for the historian in Mughal court, praising the emperors and exhibition of loyalty become more important. The customs of adding suitable poetics, quotes, and beautiful pictures was also introduced. Babur, the founder of the Mughal Empire, wrote an autobiography entitled Tuzuk-e Babri. It contains the descriptions of the battles fought by Babur. Also record his minute observation of various religions and cities traveled by him, include the local economic custom and the flora. मीन्स मुगल शासक के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति, मतलब उनके प्रशंसा करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों में सटीक काव्य मीन्स पोइट और छंद और सुंदर चित्रों का भी वर्णन करके उसको प्रथा को प्रारंभ हुई है। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का आत्मचरित्र दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी में
उसे जो युद्ध लड़ने पड़े और उसका वर्णन हमें मिलता है इस बुक में, जो कि बाबर द्वारा लिखा गया है। साथ ही उसने जिन प्रदेशों की यात्रा की और ट्रैवल किया और उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन भी है। साथ में ही वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रथा कैसी थी, वहाँ पे वनस्पति और आदि के सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब कि देखा, जो भी उसने देखा है वो सारी बातें इस बुक के अंदर है। फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स सूक्ष्म, छोटी से छोटी बातें इस बुक के अंदर है। नाउ सी दिस, that is Al-Biruni wrote a Arabic about Indian knowledge and social life. In following period, many books about India were written by the foreign scholars. Among them, to the name of a few are Hasan Nizam's Tajul-Ma Asar, Minhaj e Siraj's Tabaqat in Nasiri, various work by the Amir Khusrau, Tajuk e Timur, the autobiography of Timur e Lang, who was also known as Amir Timur, who invented India, Tariq e Mubarak Shahi by Yahya bin Ahmad Shirhindi. Their account provide us with historic information of Sultanate period. मीन्स अल बैरूनी ने भारत में रहकर स्वयं के अनुभवी अरबी भाषी में लिखे हैं। उसने तत्कालीन भारत में प्रचलित विद्या और समाज जीवन का चित्रण किया है। आगामी समय में हसन निजामी द्वारा लिखित ताजुल ए अमीर और मीन हसूज सिराज इतिहासकार द्वारा लिखित तखाकत ए नासिर और अमीर खुसरो का व्यापक लेखन, अमीर तिमूरी और आत्मनिवेदन तुजुक ए तिमूरी, यहाया बिन अहमद सरहिंदी इतिहासकार द्वारा लिखित तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नाउ अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया आर इम्पॉर्टेंट, अमंग देम आर इबन बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा एंड डोमिंगोस पाइज. Their account provide us with historical information of medieval India. Iswardus Nagar, Bhimsen Saxena, Khafi Khan and Niccolo Manussi were among the historians of Aurangzeb times, whose account are important sources of Mughal history. मीन्स इन ग्रंथ द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड की जानकारी मिलती है, जैसे कि इबन बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा और डोमिंगोस पेस. इन यात्रियों के लेखन द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड का भारत समझ में आता है. औरंगजेब के कालखंड में ईश्वरलाल नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान और निकोलाई मनुची जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकार थे औरंगजेब के समय. नाउ होप यू आर अंडरस्टैंड. अबुल फाजिल्स अकबरनामा is very important from the viewpoint of critical historiography. His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic.
मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति कर रहे, मतलब उनकी प्रशंसा करने, और इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। अधिकृत रूप में जिस जानकारी का लेखन किया जाता था उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेज और कागजों का सावधानीपूर्वक से संकलन किया गया है और उसकी जानकारी बहुत ही विश्वसनीय है और बहुत ही छानबीन करके बनाई गई है। अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुशासन पद्धति थी। माना जाता है कि यह अनुशासन पद्धति ग्रह रहित और यथार्थवादी थी। Bakhar is an important type of historical document in medieval times. It is contains eulogies of the heroes and his stories of historic events, battle lives of the great men. आपने बाखर के बारे में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बखार के बारे में। तो बखर जो है ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें बखर में वीरों के शौर्यगान का बखान, ऐतिहासिक गतिविधियाँ, युद्ध और महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया है वर्णन। ये लेखन पढ़ने से हमें पता चलता है। नाउ भाऊ साहेब बंची बखार describe the battle of Panipat. Another Bakhar entitled Panipat also about the same event. Whole Garchi Kefiyat provide information about the Holkar and their contributions to the Maratha rule. Means मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार के बखरे उपलब्ध हैं। उनमें से सभासद की बखार को महत्व बखार माना जाता है। छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में कृष्णजी अनंत सभासद ने यह बखार लिखी है। इस बखार द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और भाऊ साहेब महाराज में पानीपत के युद्ध का वर्णन किया गया है। ये भाऊ साहेबांची बखर में पानीपत के युद्ध का वर्णन किया गया है। इस युद्ध में पर आधारित पानीपतची बखर नामक स्वतंत्र बखर भी लिखी गई है। होलकरांची कैफियत बखर द्वारा हमें होलकर का घराना और उनके द्वारा दिए गए योगदान का भी जानकारी मिलता है। Bakhar can be divided into various types such as the biography of kings, dynasty history, description of event, history of sects, autobiographies regarding the grievance based on the mythologies and state administrative by the king. Means बखरों के चारित्रात्मक और मीन्स बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मचरित्र पर और पीढ़ी दर पीढ़ी और प्रसंगात्मक वर्णन और पंथीय कैफियत पौराणिक और राजनीति पर जैसे प्रकार इसमें पाए जाते हैं। बखर में ये सारी बातें हमें मिलती है किंग्स के बारे में। नाउ we stop this lecture here. We continue this another part in next lecture. Bye bye, take care.